नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज को। दोस्तों, जो हमारी कंप्लीट जीके की यह सीरीज रहने वाली है, इसमें हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज की पुस्तक को आधार बनाकर चल रहे हैं। और दोस्तों, हमारी इस सीरीज की शुरुआत होगी पॉलिटी से। राज व्यवस्था से हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी से, फिर इस पुस्तक के अंतर्गत हम बात करेंगे एमपी के सामान्य ज्ञान से और फिर बाकी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस सीरीज की पहली क्लास से आखिरी क्लास तक हमारे साथ जुड़ना है और अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। दोस्तों, एक बात और मैं आपको कंफर्म कर दूं, यहां पर हम एक्सप्लेनेशन से ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कवर करने पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम फिलहाल आपके सामने हैं और मेरा उद्देश्य है इस सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। यदि ज्यादा एक्सप्लेन हम चीजों को करते हैं तो उसमें समय ज्यादा जाएगा और सीरीज को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। याद रखना है दोस्तों, इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो गया। यदि प्रश्न बने कि भाई किस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण हुआ, तो आपको आंसर करना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, केंद्रीय शासन की नींव डाली गई इसके तहत। और दोस्तों, शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनाए गए? रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है दोस्तों, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी व्यापार करेगी उसकी सूचना या जानकारी क्राउन को देनी होगी। ये चर्चा हमने की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अब चर्चा करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य कम कर दिया गया। दोस्तों, डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम कभी मेंस की क्लासेस कर रहे होंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कौन कौन से मेंबर थे। फिलहाल हमारा उद्देश्य है इस पुस्तक को आधार बनाकर इस सीरीज को कंप्लीट करना, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बेहद लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों, एक और बात याद रखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग अलग किए गए। प्रश्न बन सकता है भाई कि किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया। दोस्तों, व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तथा राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखे गए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बनाए गए थे, उन्हीं के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक कार्य सौंपे गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक कार्य सौंपे गए। फिर बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। दोस्तों, कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर शासन का भार अधिक था, तो जो व्यापारिक क्षेत्र हैं अन्य कॉम्पिटिटर्स, अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए भी खोल दिए गए। लेकिन ध्यान रखना है कि जो चाइना है, चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत आपको इन दो बिंदुओं को ध्यान रखना है। फिर चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। दोस्तों, मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। आपसे प्रश्न बन सकता है कि कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार किस अधिनियम या एक्ट के तहत खत्म किए गए? तो चार्टर एक्ट 1833 ध्यान रखना है। दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाने लगी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पीडब्ल्यूडी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। दोस्तों, सिविल सेवा हेतु
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अधिनियम के तहत दोस्तों मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना था, जिसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, अब उस पद को वायसराय का पद कहा जाने लगा। याद रखना है, उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया जो 6 माह तक वैध रहेगा। ठीक, ऐसा अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया जो 6 माह तक वैध रहेगा। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। तो वायसराय का अध्यादेश 6 माह वाला और बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना 1861 का अधिनियम, ध्यान रखें। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करें, जिसे दोस्तों हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को पृथक निर्वाचक मंडल प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक, एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहते थे मार्ले मिंटो अधिनियम। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 की यदि हम बात करें तो इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार दोस्तों इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा एवं दूसरा सदन राज्य परिषद होता था। दोस्तों महिलाओं को पहली बार मतदान डालने का या मत देने का अधिकार दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। दोस्तों इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांत में द्वैध शासन आया। ठीक, केंद्र में किस अधिनियम के तहत आया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। द्वैध शासन होता क्या है? किसी विद्यार्थी को पता तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। ठीक, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। दोस्तों अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया। बात हमने की भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 से प्रभावी रूप से ब्रिटिश भारत के 2 नए और संप्रभु देश भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 से रियासतों पर से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तब तक के लिए बने रहना है, आपको हमारे साथ लगातार मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।